हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी के अंदर एक चैप्टर है एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। एक बच्चे की स्पेशली मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, सर एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी पे एक वीडियो बना दीजिए। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। चैप्टर काफ़ी लेंथी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेंथी होने से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है वीडियो में। तो दो पार्ट में इसको हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सर ये चैप्टर हमें क्या बताएगा? ये चैप्टर आपको बताएगा कि ऐसे कौन से गुड्स हैं और ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो एग्जम्प्ट है जीएसटी से, मतलब जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसे कौन से गुड्स है और ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब एग्जम्प्ट है जीएसटी से। एग्जम्प्ट का मतलब होता है मतलब छूट या मुक्ति आप कह सकते हो, माफ कर देना, यानी गवर्नमेंट ने माफ कर रखा है कि ऐसे गुड्स सर्विसेज जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा। चैप्टर का टाइटल है, आपका नाम है एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। सर जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के अंदर एक टैक्सेबल इवेंट होती है। जीएसटी के अंदर एक टैक्सेबल इवेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सप्लाई। इससे पहले बहुत सारी टैक्स इवेंट्स होती थी। जब जीएसटी आने से पहले पहले के जो अर्लियर जो लॉ है उनके अंदर बहुत सारी टैक्स इवेंट्स होती थी, जैसे मैन्युफैक्चर, सेल। मैन्युफैक्चर हो रहा है तो एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, सेल हो रहा है तो वेट लग रहा है, वैट लग रहा है, सर्विसेज अगर रेंडर हो रही तो सर्विस टैक्स लग रहा है। तो मैन्युफैक्चर, सेल, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, परचेस एटसेट्रा, ये सब टैक्स इवेंट्स होती थी पहले। लेकिन जीएसटी आने के बाद सिर्फ एक ही इवेंट होती है और वो है सप्लाई। तो सप्लाई होगी तो जीएसटी की बात होगी, नहीं तो जीएसटी की बात नहीं होगी। मतलब तो जीएसटी जो लगेगा वो सप्लाई पे लगेगा। नो सप्लाई नो जीएसटी। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर सप्लाई होगी तो जीएसटी लगेगा? यस। अगर सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा? यस, यही कहना चाह रहा हूं। सप्लाई या तो गुड्स की होगी या फिर सर्विसेज की होगी या फिर दोनों की होगी। अगर सप्लाई टैक्सेबल है, मतलब अगर टैक्सेबल सप्लाई होती है गुड्स सर्विसेज की, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। और अगर एग्जम्प्ट सप्लाई है, एग्जम्प्ट नाम से मालूम पड़ रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कौन से गुड्स एग्जम्प्ट है जीएसटी से, कौन सी सर्विस एग्जम्प्ट है जीएसटी से, ये कौन डिक्लेयर करता है? ये कौन बताएगा कि एग्जम्प्ट है गुड्स और सर्विसेज? तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन, जीएसटी काउंसिल की सलाह पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अपना एक नोटिफिकेशन निकालती है या स्पेशल ऑर्डर निकालती है जिससे बताती है कि ये गुड्स, ये सर्विसेज एग्जम्प्ट है, यानी एग्जम्प्ट सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई को सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में डिफाइन कर रखा है। और एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, सर्विसेज और बोथ। एग्जम्प्ट सप्लाई मतलब सप्लाई या तो गुड्स की या सर्विस की या दोनों की, जिसके ऊपर नील रेट ऑफ टैक्स है, यानी 0% जीएसटी रेट है। ऐसी सप्लाई को क्या बोलेंगे? एग्जम्प्ट सप्लाई। या जिस पर पूरा का पूरा, या जिस पर पूरा यानी होली जो एग्जम्प्ट है टैक्स से, जिस पर कोई टैक्स नहीं है। तो एग्जम्प्ट सप्लाई मतलब सप्लाई किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विस की या दोनों की, जिस पर या तो 0% जीएसटी रेट है या फिर जो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है टैक्स से, जीएसटी से। इसके अलावा एग्जम्प्ट सप्लाई में शामिल है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब ये ऐसी सप्लाई जिस पर टैक्स नहीं है। मतलब 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स है, 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स है जिस पर अभी जीएसटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इन पे जीएसटी लग सकता है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। तो ये 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स कौन से हैं? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इसके अलावा एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मुझे पीने का शौक नहीं,
पीता हूं मैं गम भुलाने के लिए, आप सभी को पता है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जीएसटी की डेफिनेशन से ही बाहर है, जीएसटी की डेफिनेशन से ही इसको बाहर किया हुआ है, यानी इस पर जीएसटी ना अभी है और ना कभी फ्यूचर में लगेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से गुड्स हैं जो एग्जम्प्ट है टैक्स से, यानी जीएसटी से एग्जम्प्ट है, जिन पर जीएसटी नहीं लगता। यहां पर मिस्टर राम, मिस्टर मोहन, मिस्टर श्याम, मिस डोली, ये 4 पर्सन है। ये कॉमन मैन है, एक सामान्य पर्सन। इनकी रेगुलर कंजम्पशन है, यानी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ये रेगुलर कंज्यूम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो ये रेगुलर कंज्यूम करते हैं, जैसे मिल्क, साल्ट, कर्ड, लस्सी, फ्रेश वेजिटेबल्स, एग्स, मैदा, बेसन, अनब्रांडेड आटा, यानी ऐसा आटा जो ब्रांडेड नहीं है, शक्ति भोग नहीं होना चाहिए, आशीर्वाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका अपना एक ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 या आईजीएसटी एक्ट 17 के सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर एक लिस्ट दे रखी है आइटम्स की, यानी ऐसे गुड्स जिन पर जीएसटी नहीं लगता, उनकी एक पूरी लिस्ट दे रखी है। लेकिन आपको फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोटे मोटे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर जो एग्जाम्पल रखे हैं मैंने, जो आपकी बुक में दे रखे हैं, वो बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल है, जो आपको एक बार पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, बार बार आपको रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मिल्क, ये डेली आप डेली यूज में आते हैं, जैसे मिल्क, दूध, नमक, दही, लस्सी, वेजिटेबल्स जो फल होते हैं, फ्रूट्स, एग्स, मैदा, बेसन, है ना, आटा वगैरह, लेकिन आटा होना चाहिए अनब्रांडेड। तो ये रेगुलर कंजम्पशन की चीज़ है, इन पर जीएसटी नहीं है। ये ऐसे गुड्स है जिन पर जीएसटी नहीं है। और किसी बच्चे को अगर नॉलेज पर्पज के लिए पूरी लिस्ट देखनी कि ऐसे कौन कौन से गुड्स है जिन पर जीएसटी नहीं है, तो वो सीबीआईसी की साइट पे जा सकता है। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इनकी साइट है www.cbic.government.in पर जाकर पूरी लिस्ट कोई बच्चा चाहे तो नॉलेज पर्पज के लिए देख सकता है। लेकिन फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है एग्जाम्पल लिखने के लिए एग्जाम में। तो लिस्ट आपको मिल जाएगी सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो बताती है कि ऐसे गुड्स जो कि एग्जम्प्ट है हॉल फ्रॉम टैक्स, पूरे के पूरे एक तरह से एग्जम्प्ट है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं सर्विसेज। ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिस पर टैक्स नहीं लगता, जिस पर जीएसटी नहीं लगता? जीएसटी की बात कर रहा हूं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, आप सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स की मैंने बात की, ऐसे कौन से गुड्स थे जिस पर जीएसटी नहीं लगता। अब हम बात कर लेते हैं सर्विसेज। ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिन पर टैक्स नहीं लगता? अब हम बात करते हैं सर्विसेज की। ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो एग्जम्प्ट है जीएसटी से? सबसे पहले सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, यानी ऐसी सर्विसेज जो चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी से संबंधित है। मतलब अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या रिलीजियस ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 12AA के अंदर एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर कोई चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट अपनी इनकम को एग्जम्प्ट कराना चाहती है तो वहां पर उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो अगर कोई चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड है सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये सर्विस प्रोवाइड करती है जो कवर होती है या जो रिलेटेड है चैरिटेबल एक्टिविटीज से, ऐसी सर्विस जो चैरिटेबल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। अब सवाल ये उठा, सर चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होता है? जैसे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, जैसे कोई बीमार हो गया उसकी केयर करना, केयर ऑफ हेल्थ, HIV एड्स, HIV, ठीक है। तो ये सब पब्लिक हेल्थ यानी हॉस्पिटल जो सर्विस देते हैं। इसके अलावा योगा,
जैसे मेडिटेशन कैंप लगा दिया, योगा का अरेंजमेंट करवा दिया, तो ये सब जो एक्टिविटीज़ की जा रही है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ मानी जाती है। इसके अलावा अगर कोई रिलीजन है उसका एडवांसमेंट किया जा रहा है, यानी धर्म को एक्टिविटीज़ की जा रही है। एजुकेशन प्रोग्राम या स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए कुछ एडवांसमेंट किया जा रहा है, एजुकेशन प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोई एक्टिविटीज़ की जाती है तो वो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आती है। इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया जा रहा है, यानी जो वन्य जीव है, जो संरक्षण है, जो वाइल्ड लाइफ है, उनको एक तरह से प्रिजर्व करना, उनका संरक्षण करना, ये भी सब चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आता है। फिलहाल मैं आपको मोटा मोटी बातें बता रहा हूँ। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को पूरा मैंने डिफाइन किया हुआ, मेरा एक लेक्चर है असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, एमकॉम में टॉपिक है, पूरा एक डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का चैप्टर में जो बातें आपको बतानी चाहिए, जो सफिशिएंट है, वही मैं बता रहा हूँ। तो जो भी सर्विस दी जाएगी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट से, जो रजिस्टर्ड है 12AA में, और जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ से संबंधित सर्विस दे रहा है, वो सब जीएसटी से बाहर है, यानी वो एग्जम्प्ट है जीएसटी से। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर, आपकी बुक का ही है। इसमें बोल रखा है फीस चार्ज फॉर योगा कैंप, यानी कैंप लगाया गया है ट्रस्ट द्वारा। तो मैंने अभी आपको बताया कि योगा अगर उसके लिए कोई अरेंजमेंट किया जाता है ट्रस्ट द्वारा तो वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आता है, वो जीएसटी से बाहर है, यानी उस पर जीएसटी नहीं है। तो आपको कंप्यूट करना है जीएसटी लायबिलिटी, यानी आपको बताना है कौन सा एग्जम्प्ट है, किस पे जीएसटी लगेगा। तो फीस चार्ज बाय योगा कैंप ट्रस्ट द्वारा है, ये तो मैंने आपको बताया एग्जम्प्ट होता है। उसके बाद अमाउंट रिसीव हो रहा है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, मैंने अभी बताया आपको एजुकेशनल प्रोग्राम को एडवांसमेंट के लिए कोई एक्टिविटीज़ होती है, वो भी चैरिटेबल में आती है, उससे अमाउंट रिसीव हो रहा है, एग्जम्प्ट है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ, वाटर साइड्स, यानी ये किस में आता है, ये प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट में आता है, ये भी एग्जम्प्ट है क्योंकि ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आता है। अमाउंट रिसीव हो रही है कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया जा रहा है ट्रस्ट द्वारा, तो ये एग्जम्प्ट नहीं होगा, इस पर जीएसटी लगेगा। उसके बाद बोला फीस चार्ज फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ऑफ LIC एम्प्लॉइज। यहाँ पर जो चिल्ड्रन हैं वो LIC एम्प्लॉइज के हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो या तो किसी अनाथ बच्चे को दी जा रही है, या किसी ऐसे बच्चों को जिसके पास घर नहीं है, जो फिजिकली यानी मेंटली जो एब्यूज़ है, या फिर कोई प्रिजनर्स है, या जिसकी एज 65 या उससे ऊपर है, यानी सीनियर सिटीजन है। अगर इनको दिया जा रहा है ये एजुकेशनल प्रोग्राम की सर्विस दी जाती है, इनको स्किल डेवलपमेंट की सर्विस दी जाती है, तो ही एग्जम्प्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, LIC एम्प्लॉय है तो ये एग्जम्प्ट टैक्सेबल हो जाएगा, इस पर जीएसटी लग जाएगा। तो टोटल आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, इस पर जीएसटी लग जाएगा 18% के हिसाब से। सर्विस पर जीएसटी लगता है मोटा मोटा 18%, जो इतना आपका जीएसटी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ऐसी सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी सर्विस दे रही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा, और ये जो सर्विसेज है इनके अंदर अगर बेसिक मेल सर्विसेज है जिसको हम बोलते हैं पोस्टल सर्विसेज, अगर बेसिक सर्विस दी जा रही है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं होता। बेसिक सर्विस मतलब पोस्टल सर्विसेज, जैसे पोस्ट कार्ड इश्यू कर दिया, लेटर पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट कर दी, रजिस्टर्ड पोस्ट प्रोवाइड कर दिया, तो ये इनकी यूनिवर्सल पोस्टल ओब्लिगेशंस होती है। इसके अलावा अदर जो पोस्टल ओब्लिगेशंस होती है, जैसे ट्रांसफ़र कर दिया मनी का, मनी ऑर्डर्स के थ्रू, क्योंकि पोस्ट ऑफिस क्या करता है, पहले आपने सुना होगा, आप सुनना किसी बड़े आदमी से कि जो पहले मनी ट्रांसफ़र होती थी वो मनी ऑर्डर्स के थ्रू होती थी पोस्ट ऑफिस के द्वारा। सेविंग अकाउंट किसी का है उसको ऑपरेट कर रहा है पोस्ट ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और अगर पोस्टल ऑर्डर इश्यू करता है तो ये सब
नॉर्मल इनकी पोस्टल ऑब्लिगेशंस है। अगर ये सर्विस दी जा रही है तो इन पर कोई जीएसटी नहीं है, मतलब ये एग्जम्प्ट है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा ये सर्विस दी जाती है तो ये एग्जम्प्ट, क्योंकि ये इनकी पोस्टल ऑब्लिगेशंस है। अब ध्यान देना, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस कौन सी, स्पीड पोस्ट की सर्विस दे रहा है, पार्सल एक्सप्रेस पार्सल की सर्विस दे रहा है, या लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है, या फिर कलेक्शन कर रहा है टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऑन कमीशन बेसिस पे, कमीशन के बेस पे आपका बिल भर रहा है, म्यूचुअल बिल कलेक्ट कर रहा है आपका, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स की आपको सर्विस दे रहा है, तो ये सारी सर्विस को हम बोलते हैं एजेंसी सर्विस, और इन पर जीएसटी लग जाएगा। ये एजेंसी सर्विसेज है, इन पर जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर ये एजेंसी सर्विस किसी गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को दी जाती है तो फिर जीएसटी नहीं होगा, ये एग्जम्प्ट रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, आपकी बुक का ही। यहाँ पे देखो एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस है, तो मैंने आपको बताया एक्सप्रेस पार्सल जो होती है वो जीएसटी उस पर लगेगा। उसके बाद कलेक्शन ऑफ टेलीफोन, ये सब किस में आता है, ये एजेंसी सर्विस में आता है, इस पर भी जीएसटी लग जाएगा, इस पर भी लग जाएगा। ऑपरेशन सेविंग अकाउंट, ये इनकी ऑब्लिगेशंस होती है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पोस्टल ऑर्डर्स, ये उस पर कोई जीएसटी नहीं होता। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज है रूरल, ट्रांसफर ऑफ मनी ऑर्डर, इस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। म्यूचुअल फंड इस पे लग जाएगा, ये एजेंसी सर्विस है। पेंशन पेमेंट सर्विस, अगर पेंशन पेमेंट की सर्विस पेंशन की पेमेंट की जा रही है तो ये भी इनकी पोस्टल ऑब्लिगेशंस होती है, इस पर जीएसटी नहीं लगता। और बेसिक मेल सर्विस मैंने आपको बताया, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। स्पीड पोस्ट पे जीएसटी लगता है, स्पीड पोस्ट पर जीएसटी लगता है। तो जो मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेस पार्सल है या स्पीड पोस्ट है या कलेक्शन है टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इन पर जीएसटी लगता है। ऑपरेशन हो रहा है सेविंग अकाउंट, यानी पोस्ट ऑफिस आपका ऑपरेट कर रहा है अकाउंट्स, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। पोस्टल ऑर्डर इश्यू कर रहा है, कोई जीएसटी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है तो उस पर जीएसटी लगता है, मैंने अभी बताया आपको। मनी ऑर्डर ट्रांसफर कर रहा है, मतलब मनी ट्रांसफर कर रहा है मनी ऑर्डर के थ्रू, कोई जीएसटी नहीं है, इनकी पोस्टल ऑब्लिगेशंस होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड अगर बॉन्ड्स की सर्विस दे रहा है तो उस पर जीएसटी है, क्योंकि ये एजेंसी सर्विस होती है एक तरह से। अगर पेमेंट कर रहा है पेंशन की, कोई जीएसटी नहीं है। बेसिक मेल सर्विस कर रहा है, कोई जीएसटी नहीं है। स्पीड पोस्ट पे जीएसटी होता है, मैंने अभी बताया आपको। तो टोटल वैल्यूएबल जो टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगी, ये आ जाएगी 19,40,000, इस पर जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद देखते हैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डिवेलिंग फॉर यूज, यानी रहने के लिए घर दिया जा रहा है, उस पे जो किराया आएगा कोई जीएसटी नहीं लगेगा उस पे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। अगर घर रहने के लिए दिया जा रहा है, उस पर जो रेंट आता है सिर्फ उसी पे जीएसटी नहीं है। यहां पर बोला बिल्डिंग को लेट आउट किया है, बिल्डिंग को लेट आउट किया है लेकिन कमर्शियल पर्पज के लिए कर रखा है भीम लिमिटेड को, जीएसटी इस पर लगेगा। उसके बाद बिल्डिंग को लेट आउट किया है स्टेट गवर्नमेंट को, जीएसटी इस पर लगेगा। उसके बाद हाउस किया लेट आउट किया है लेकिन रहने के लिए है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। टेम्पल ट्रस्ट को दिया है तो भी जीएसटी लग जाएगा। कमर्शियल पर्पज है, जीएसटी लग जाएगा। कमर्शियल पर्पज है, जीएसटी लग जाएगा। तो सिर्फ एक आइटम ऐसा है जिस पर जीएसटी नहीं है, यानी 80,000, यानी ये है लेट आउट लेकिन ये रहने के लिए दिया हुआ है, इसलिए इस पर जीएसटी नहीं है, बाकी सब पे जीएसटी लग जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिलीजियस सर्विस। अगर कोई सर्विस दी जाती है जो रिलीजियस है, मतलब रिलीजियस सेरेमनी, यानी जैसे हवन वगैरह किए जाते हैं, कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, या फिर मंदिर द्वारा कोई रूम दिए जा रहे हैं। देखो आप देखते हो कि मंदिर में कभी जाते हो तो आप देखते हो मंदिर के अंदर रूम्स होते हैं, उनको वो रेंट पे देते हैं, साइड बाय उनके आसपास रूम्स होते हैं, वो रेंट पे देते हैं। तो रूम्स को अगर रेंट पे दिया जा रहा है और वो 1000 रुपये पर डे से कम है तो फिर जीएसटी नहीं है। इसके अलावा कोई प्रेमाइसेस है, पूरा कम्युनिटी हॉल ही रेंट पे दे दिया, तो वो अगर उसका रेंट जो है वो 10,000 से कम है तो कोई जीएसटी नहीं है। इसके अलावा कोई शॉप या कोई अदर स्पेस है तो बिजनेस के लिए दे दिया, कमर्शियल पर्पज के लिए दे दिया, वो 10,000 से कम है तो कोई जीएसटी नहीं है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो जीएसटी लग जाएगा? यस, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। रिलीजियस पिलग्रिम का मतलब होता है धार्मिक
तीर्थ यात्रा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत अगर जो ट्रस्ट है उसके साथ और मिनिस्ट्री के साथ उनका अगर बायलैटरल एग्रीमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो ट्रस्ट है उसका गवर्नमेंट के साथ बायलैटरल अरेंजमेंट वाली, इस पर कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं हम। रिलीजियस सर्विस के ऊपर नहीं, इस पर क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद सर्विसेज बाय होटल। होटल जो सर्विस देता है, यहाँ पर ये होटल है, इस होटल ने एक अकोमोडेशन यूनिट दी है रहने के लिए यानी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। तो ध्यान ये रखना है कि होटल के केस में अगर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 1000 रुपये पर डे है, 1000 रुपये पर डे तक कोई जीएसटी नहीं है, 1000 रुपये से ऊपर जाते ही जीएसटी लग जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सर्विस दी जाती है बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर द्वारा, तो जो बैंक होता है आपको पता है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे बोरोइंग लैंडिंग। तो बैंक जनरली क्या करता है, डिपॉजिट करेगा या फिर लोन देता है आपको, लोन एडवांस। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बैंक आपको देगा, लोन पे बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है। लोन या ओडी हो गया, क्रेडिट लिमिट दे दिया आपको। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, सेविंग, अदर डिपॉजिट्स, इन पे इंटरेस्ट बैंक देता है आपको। तो जो भी बैंक सर्विस दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है, ये सारी की सारी सर्विस जो है ये एग्जम्प्ट है। इसके अलावा अगर कोई सेल परचेज होता है फॉरेन एक्सचेंज का, अगर बैंक और अथोराइज डीलर के बीच में सेल परचेज होता है फॉरेन एक्सचेंज का, या फिर एक बैंक का दूसरे बैंक से होता है, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा यानी एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर एक बैंक का जनरल पब्लिक से सेल परचेज होता है यानी बैंक फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सेल कर रहा है आम जनता से, तो उस केस में जीएसटी एग्जम्पशन नहीं होगी, मतलब इस पर जीएसटी लग जाएगा। ध्यान देना है आपको, अगर कोई सर्विस फीस है या कोई चार्जेस है जो जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस, जो लोन से रिलेटेड है, मतलब अगर लोन लिया है आपने और उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर बैंक जो इंटरेस्ट आपको देगा और जो आपसे इंटरेस्ट लेगा लोन के ऊपर, उस पर तो कोई जीएसटी नहीं है यानी वो एग्जम्प्ट है। लेकिन आपने देखा होगा जब आप लोन लेते हो तो उसमें ना एक सर्विस फीस होती है, आपको ऐसे ही बोलते हैं कि इसमें एक चार्जेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस है, तो वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, मतलब सर्विस फी और ये चार्ज के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। इसके अलावा अगर क्रेडिट कार्ड पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो भी एग्जम्प्ट नहीं है, उस पर जीएसटी लग जाएगा। अगर कोई इनकम है कमर्शियल पेपर से या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से, वो एग्जम्प्ट होता है क्योंकि ये मनी में ही कवर होता है, सीपी और सीडी, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो है ये सब मनी में ही कवर होता है। अब इन पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्विसेज चार्ज रिलेटेड टू इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट, मैंने अभी बताया आपको ये मनी में कवर होता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट हो गया, कोई जीएसटी नहीं है। लोन पर मैंने अभी बताया आपको कोई जीएसटी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है और वो इंटरेस्ट से ऊपर है तो इस पर जीएसटी हो जाएगा, 8 लाख पे जीएसटी होगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट डिपॉजिट है 13 लाख रुपए, इस पर कोई जीएसटी नहीं होगा। और जो कमीशन मिल रहा है सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन जनरल पब्लिक है तो मैंने आपको बताया जीएसटी होता है। अगर बैंक टू बैंक होता है या बैंक टू डीलर होता है फॉरेन एक्सचेंज का परचेज सेल, तो ऐसे केसेस में जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर जनरल पब्लिक को फॉरेन एक्सचेंज सेल किया जा रहा है तो ऐसे केस में फिर जीएसटी लग जाएगा। यहाँ पर पहले पॉइंट में ध्यान रखना, यहाँ पर सर्विस चार्जेस है तो मैंने आपको बताया था सर्विस चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस जो है उस पर जीएसटी लगता है। उसके बाद हम देखते हैं लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज एक आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल है। ये क्या होता है, ये कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए आर्बिट्रेटर का एक पैनल होता है। एक आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल अगर कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है किसी पर्सन को,
अगर एक आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है किसी भी पर्सन को, लेकिन बिजनेस एंटिटी को छोड़कर, बिजनेस एंटिटी को छोड़कर, बिजनेस एंटिटी वो होनी चाहिए जिसका टर्नओवर जो है, यानी जिसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो रजिस्ट्रेशन लिमिट के कम हो, यानी उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ना हो सीजीएसटी एक्ट 17 के तहत, वो आ जाएंगे यहां पर। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है किसी भी पर्सन को, लेकिन बिजनेस एंटिटी को छोड़कर, बिजनेस एंटिटी वही जिसका रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी उनका जो टर्नओवर है वो एक एलिजिबिलिटी से कम है, जो आपने पता है आपको 20 लाख 10 लाख आपने पढ़ा भी होगा। इसके अलावा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी या गवर्नमेंट एंटिटी, तो मैंने आपको बताया अगर कोई आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल कोई लीगल सर्विस देता है किसी भी पर्सन को बिजनेस एंटिटी को छोड़कर, या बिजनेस एंटिटी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है मैंडेटरी, यानी जिसने लिमिट क्रॉस नहीं कर रखी, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी या गवर्नमेंट एंटिटी को लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो एग्जम्प्ट होगी। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, यानी एडवोकेट से मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना रखी है, तो पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स या कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है, लेकिन सीनियर एडवोकेट को छोड़कर, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है एडवोकेट्स की या फिर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है, अगर वो लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है किसी एडवोकेट को या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को, या पर्सन जो बिजनेस एंटिटी के अलावा हो, यानी बिजनेस एंटिटी को छोड़कर, बिजनेस एंटिटी वही आएगी जो एलिजिबल नहीं है, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी जिसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी जो लिमिट क्रॉस नहीं कर रही रजिस्ट्रेशन की, तो वो बिजनेस एंटिटी इसमें आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म जो एडवोकेट्स की है, अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है सीनियर को छोड़कर, जो लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है किसी भी एडवोकेट को, किसी भी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को, यानी किसी भी पर्सन को या किसी बिजनेस एंटिटी को जिसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो वो सर्विस जो दी जा रही है लीगल सर्विस, इस पे कोई जीएसटी नहीं होगा, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई सीनियर एडवोकेट सर्विस देता है, लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है पर्सन, लेकिन बिजनेस एंटिटी को छोड़कर, कौन सी बिजनेस एंटिटी को छोड़कर, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, यानी जिसका जो लिमिट है 20 लाख 10 लाख 40 लाख की जो लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस हो रही है जिसकी, उनके लिए मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई सीनियर एडवोकेट कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है किसी पर्सन को, या कोई बिजनेस एंटिटी जिसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख तक है, या स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उनका 10 लाख है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब जैसे आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, इनके लिए अलग अलग लिमिट है। तो सर्विस की बात कर रहे हैं हम, तो आपकी बुक के हिसाब से चल रहा हूं मैं, तो ऐसी कोई भी बिजनेस एंटिटी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख है, नॉर्मल स्टेट है तो, स्पेशल 10 लाख है तो उनको ऐसी सर्विस दी जाती है, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को ऐसी सर्विस दी जाती है सीनियर एडवोकेट द्वारा, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अगर सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दे दी ऐसी बिजनेस एंटिटी को जिसका रजिस्ट्रेशन है, यानी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी उसको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना, तो फिर तो जीएसटी लग जाएगा। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो 10 लाख की लिमिट है, 10 के ऊपर जाते ही उनको मैंडेटरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो अगर ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जा रही है तो फिर जीएसटी लग जाएगा। और जो एडवोकेट है इनके ऊपर आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी जिनको ये सर्विस दे रहे हैं, जिस बिजनेस एंटिटी को ये सर्विस देते हैं, वो बिजनेस एंटिटी ही जीएसटी काटता है और गवर्नमेंट को जमा करता है, यानी उल्टा प्रोसेस है। जो सर्विस दे रहा है उसको जीएसटी काटना चाहिए, लेकिन जो एडवोकेट की सर्विस होती है वो आरसीएम में आती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी जो सर्विस दे रहा है वो नहीं काटता, जो खरीद रहा है सर्विस, जो सर्विस ले रहा है वही काट कर गवर्नमेंट को जमा करता है, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता और बिना रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी जमा कैसे हो सकता है। नोट, लीगल सर्विस अगर प्रोवाइड की जाती है पार्टनरशिप फर्म जो एडवोकेट की है, कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है किसी अनदर एडवोकेट को करता है, या पार्टनरशिप फर्म को करता है
जो एडवोकेट की है तो एग्जम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सीनियर एडवोकेट के केस में थोड़ा अलग इशू है, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे अगर प्रैक्टिकल में आया तो। उसके बाद एजुकेशनल सर्विस, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है यानी हायर सेकेंडरी तक है, उसको बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सर्विस दे रहा है स्टूडेंट्स को या अपने ही फैकल्टी या स्टाफ को, या कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है वो और एंट्रेंस फीस कलेक्ट कर रहा है, तो इस एंट्रेंस फीस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, यानी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो 12वीं तक है, हायर सेकेंडरी क्लास तक है, उसको बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो कॉलेज है वो नहीं आएंगे? नहीं, कॉलेज जो है जो हायर डिग्री प्रोवाइड करते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं आएंगे, यहाँ पर स्पेशल इस प्रोविजन में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो अप टू हायर सेकेंडरी है, अगर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी स्टाफ को, या कोई एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवाया है एंट्रेंस एग्जाम और वो एंट्रेंस फीस भी ले रहे हैं, तो उस एंट्रेंस फीस पे कोई जीएसटी नहीं होगा, यानी वो एग्जम्प्ट है जीएसटी से। इसके अलावा कोई अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स है जो आईटीआई, आईटीसी प्रोवाइड करते हैं और ये अफिलिएट होते हैं, जो आईटीआई है, आईटीसी है, ये अफिलिएट होते हैं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसको एनसीवीटी बोलते हैं, या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से अफिलिएट होते हैं ये। इसके अलावा कोई मॉड्यूलर एम्प्लॉयमेंट स्किल कोर्स अगर प्रोवाइड करते हैं ये, तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। सर्विस अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दी जा रही है, अगर कोई सर्विस किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी जा रही है, यानी कोई प्राइवेट बंदा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही सर्विस दे रहा है, किसकी सर्विस? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, यानी स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन, यानी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं, या कैटरिंग, मिड डे मील की सर्विस दे रहे हैं, या सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग की सर्विस दे रहे हैं, या फिर कोई ऑनलाइन जर्नल्स की सप्लाई कर रहे हैं। सर जर्नल क्या होता है? मतलब उसमें एक बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके इंटरव्यूज होते हैं, उनके आर्टिकल्स होते हैं, शोध के ऊपर पेपर होते हैं, या कोई एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्राइवेट पार्टी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ की सर्विस देता है, या कोई कैटरिंग, मिड डे मील की सर्विस दे रहा है, या कोई सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग की सर्विस दे रहा है, या फिर ऑनलाइन जर्नल की सप्लाई कर रहा है, या फिर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कोई जीएसटी नहीं है, यानी एग्जम्प्ट है। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, यानी हायर सेकेंडरी तक होना चाहिए। अब अगर यही सर्विस किसी वोकेशनल एजुकेशनल डिग्री कॉलेज को दी जा रही है, तो फिर कोई एग्जम्पशन नहीं होगी, यानी उस पर जीएसटी लग जाएगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। मिस्टर ए बी एक पार्टनरशिप फर्म है एडवोकेट्स की, जो लीगल सर्विस दे रही है इन पर्सन्स को। कौन कौन से पर्सन्स हैं? एडवोकेट की है, ये बी लिमिटेड को दे रही है, कंपनी को दे रही है। तो कंपनी के केस में जीएसटी लग जाएगा। ऊपर वाले केस में भी कंपनी है, एडवोकेट नहीं है, यहाँ पर ए लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर लिमिट्स जो है वो 20 लाख तक है। अगर 20 लाख से ऊपर होती तो यहाँ पर जीएसटी लग जाता। ठीक है। उसके बाद बोला कि मिस्टर सी जो एक एडवोकेट है दिल्ली के हाई कोर्ट के, उनका एग्रीगेट टर्नओवर 25 लाख है, उनको सर्विस दी जा रही है। पार्टनरशिप फर्म जो एडवोकेट है वो लीगल सर्विस दी जा रही है एक एडवोकेट को ही, तो ये तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को दे रहा है, लेकिन ध्यान आपको रखना है सीनियर के केस में, वो मैं बताऊंगा आपको आगे अगर कोई केस आया तो सीनियर एडवोकेट का। इसके अलावा लीगल सर्विस दी जा रही है F&H एसोसिएट, एक फर्म है, 4 एडवोकेट्स इसके अंदर, और एग्रीगेट टर्नओवर जो है 19 लाख है। तो सिंपल सी बात है, एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं होगा। अगर यही सर्विस कोई सीनियर एडवोकेट द्वारा दी जाती तो फिर यहाँ पर देखा जाता कि जो
सीनियर एडवोकेट अगर किसी एडवोकेट को दे रहा है तो ऐसे केसेस में फिर जीएसटी से एग्जम्पशन नहीं मिलती। ये एजुकेशनल सर्विस के ऊपर है। सर्विसेज चार्ज फ्रॉम प्राइवेट ट्यूटरशिप, प्राइवेट है आपको पता है। कंडक्ट मॉड्यूलर एम्प्लॉय स्किल कोर्स है, ये नेशनल काउंसिल पे अप्रूव है, इस पर कोई जीएसटी नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट के केस में जीएसटी हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। इनकम फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स फॉर कैंपस इंटरव्यू, आप देखते हो कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे आईआईएम, तो जब ये कैंपस लगवाते हैं यानी जो बाहर से कंपनी आती है इंटरव्यू के लिए तो उनसे वो कुछ चार्ज करते हैं, तो उनसे जो इनकम आती है जो वो चार्ज करेंगे कंपनी से, इस पर जीएसटी लग जाएगा। एजुकेशन सर्विस दी जा रही है फॉर क्वालिफिकेशन जो है वो फॉरेन कंट्री, ओहो इस पे तो जीएसटी लग जाएगा, फॉरेन कंट्री का है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ कोर्स कंटेंट फॉर हरियाणा यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी के कोर्स को डेवलप करने के लिए कोर्स कंटेंट तैयार किया जा रहा है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, एक एबीसी लिमिटेड है वो प्रोवाइड कर रही है सर्विस, और वो सर्विस दे रही है किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। वो सर्विस किसको दे रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। मैंने आपको कहा था कि जब कोई प्राइवेट किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सर्विस देते हैं तो एग्जम्पशन मिल जाती है। तो ध्यान ये रखना है सर्विस कौन सी, सबसे पहले बोला ट्रांसपोर्टेशन, ये आ जाएगा, इसमें कोई जीएसटी नहीं है। उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो रहा है आईसीआई का। आईसीआई इज नॉट ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, अप टू हायर सेकेंडरी क्लास जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो 70,000 जो है जीएसटी के इस पे लग जाएगा। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है प्ले स्कूल, प्ले स्कूल आपको पता है अप टू हायर सेकेंडरी आता है, तो इस पर कोई जीएसटी नहीं होगा, 1,20,000 पे कोई जीएसटी नहीं है। उसके बाद हाउस कीपिंग सर्विस दी जा रही है, कॉलेज में दी जा रही है, तो कॉलेज आपको बताया था मैंने आपको, कॉलेज में कोई छूट नहीं है, इस पर जीएसटी लग जाएगा 90,000 पे। उसके अलावा रेंटिंग किया जा रहा है इमेज प्रॉपर्टी को हायर सेकेंडरी स्कूल को, लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी, इमूवेबल, इस पर लग जाएगा, रेंटिंग किया जा रहा है, इस पर भी लग जाएगा। ट्रेनिंग दी जा रही है स्टाफ को हायर सेकेंडरी स्कूल को, इस पे जीएसटी लग जाएगा, ट्रेनिंग का केस है यहाँ पर। आउटडोर